सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एंड जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, और जहां पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी शुरुआत हमने पिछले क्लास में करी थी, मानव पाचन तंत्र के बारे में, उसी को हम लोग आगे जारी रखेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम मानव पाचन क्रिया यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जारी रखते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि कुल मिलाकर हम 8 ह्यूमन जो वेरियस सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हुए हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम तक जाएंगे। ठीक है, वहाँ तक हम लोग अपना देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम तक। तो इस श्रेणी में जो हमारा जो पहला सिस्टम है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और लास्ट क्लासेस में हमने टीथ तक देखा था चीज़ों को, मतलब जो माउथ कैविटी में जो हमारे जो टीथ जो स्थित होती है वहाँ तक चीज़ों को फिनिश करा था। और इस श्रेणी में आज का जो हमारा जो नेक्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट है, नेक्स्ट जो पाचन जो पार्ट है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, दैट इज आवर स्टोमक। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुनिया में एक कहावत भी है कि सभी लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने पेट के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, पेट के लिए ही कर रहे हैं। तो आखिर क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है, चलिए हम लोग इसमें देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इंसान जो सर्वप्रथम जो चीज़ करता है वो पेट के लिए ही करता है। तो जाहिर सी बात है, पेट पर इतने सारे कोट्स जब बने हुए हैं तो हमें ये भी देखना तो बनता है भैया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्टोमक का क्या योगदान है। उससे पहले थोड़ा सा ओएसोफेगस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम जो है, इसमें ये देखिए, ये हमारा ओएसोफेगस। ठीक है, ओएसोफेगस का कोई डायरेक्ट योगदान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का नो डाइजेस्टिव प्रोसेस, इसमें किसी भी प्रकार की पाचन संबंधी क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, ये इट जस्ट प्रोवाइड ए पैसेज। ये एक नैरो ट्यूब होता है, ये बेसिकली एक नैरो ट्यूब होता है जो कि इस डाइजेशन को बस एक पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी खाना जो है हमारे अंदर इस ओएसोफेगस के द्वारा बस एक छोर से दूसरी छोर जाने का कार्य करता है। ठीक है, ओएसोफेगस। और ये बेसिकली इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और ये बेसिकली क्या है, एक नैरो ट्यूब होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज आवर स्टोमक। ठीक है, स्टोमक को यदि हम लोग देखते हैं तो ये देखिए हमारा स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक। अब इसको ध्यान से यदि आप देखिएगा तो आपको ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे शेप के भांति ये लगेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा तिरछा देखने को मिलेगा, लेकिन ये है जे शेप। यदि आप इसको थोड़ा सा सीधा करिएगा तो ये आपको मिलेगा क्या, जे शेप। तो वही मैंने यहाँ पे बताने की आपको प्रयास किया है कि जो स्टोमक का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, जे शेप होता है। इसकी जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर होती है। और यदि इसकी लोकेशन की बात करें, ये हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित रहता है, तो ये हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी हमारा जो एब्डोमेन का जो पार्ट है, ठीक है, एब्डोमेन वाला जो पार्ट है उसके ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके जो फंक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं, आखिर इसका क्या क्या काम है। फंक्शंस, पहला काम ये है कि यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन जिस तरह से हमने आपको ये पिछले क्लास में बताया था कि डाइजेशन जैसे ही शुरुआत होती है वो हमारे मुख से शुरुआत होती है, माउथ से शुरुआत होती है, तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब वही भोजन जब स्टोमक में पहुंचता है तो उसमें से जो प्रोटीन नामक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आ रही है, जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स जो है जो कि हमने पहले न्यूट्रिशन चैप्टर में देख रखा है, वो सारे रहते हैं। हाँ, उनकी मात्रा कम से बेसी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, डैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन हर एक जो पार्ट होता है उसकी खास जिम्मेदारी होती है कि भैया आपको कुछ खास न्यूट्रिएंट्स पर अपना कमांड रखना है। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि खास न्यूट्रिएंट्स को ही डाइजेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि
एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी मतलब बटी होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा जो स्टोमिक होता है ना, स्टोमिक का जो सर्वप्रथम जो डाइजेशन जो होता है वो करती है, वो प्रोटीन का करती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, उसका बाद फैट का करती है। अब ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आपको क्या कॉमन चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, रिकॉल करने का प्रयास करिए, है ना। थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा, आप 1-2 मिनट में रिकॉल करने का प्रयास करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज स्टोर हाउस ऑफ फूड। यह हमारे भोजन के लिए एक मतलब स्टोर हाउस का काम करता है, यानी भोजन आकर यहीं पर ठहरता है, और जितनी देर तक भोजन यहाँ पर हमारे इस पेट में रहता है तब तक हमें लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है। और जैसे जैसे ये स्टोर हाउस हमारा खाली होते जाता है, हमें भूख की एहसास होती जाती है, हंगर की एहसास होती जाती है, ठीक। और जब भोजन यहाँ पर पहुँचता है तब तक वो पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है, ठीक है, पूर्ण रूप से डाइजेस्टेड नहीं होता है। और लेकिन जैसे ही भोजन फुल डाइजेस्टेड हो जाता है और यहाँ से ये भोजन निकल जाता है, तब जाकर हमें पूरा भूख मतलब तीव्र भूख की मतलब एक्सेस हंगर की मतलब फीलिंग होती है। हमने आपको बताया कि इन तीनों न्यूट्रिएंट्स में क्या कॉमन चीज़ है। तो पहली बात तो ये तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं एज ए रिकॉल के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, और तीनों ही एनर्जी गिवर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तीनों से ही हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से मिलती है, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों न्यूट्रिएंट्स पर काम कर रहा होता है, ठीक है, तीनों को ये अलग अलग अंतराल के लिए अलग अलग समय के लिए हमारे बॉडी में स्टोमक में स्टोर करता है। जैसे कार्ब्स को ये 1 से 2 घंटे के लिए स्टोर करेगा, प्रोटीन को ये लगभग 3 घंटे तक के लिए स्टोर करता है, और फैट को सबसे ज़्यादा 3 से 6 घंटे तक के लिए स्टोर करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। यानी स्टोर करने का मतलब यहाँ पर मायने ये है कि 1 से 2 घंटे उसे कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में लगेंगे, 3 घंटे से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में लगेंगे, और फैट को उसे 3 से 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि भैया कार्ब्स को यदि वो पहले क्यों कर देता है? आपने पढ़ा होगा, कार्ब्स की यदि अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कार्ब्स जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनर्जी तो देता है वो, लेकिन वो हमें त्वरित ऊर्जा देता है, और यही कारण होता है कि कार्ब्स का डाइजेशन भी मतलब जल्दी होता है, मतलब उससे जितनी भी ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए थी वो हमसे जल्दी हमारी बॉडी को मिल जाती है, और उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन और देन फैट का होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे जो पेट का जो फंक्शन है, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां मौजूद होती है, इनका काम जो होता है, ग्रंथि मौजूद होती है जिसका काम होता है एक तो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करना और दूसरा पेप्सिन को सेक्रेट करना, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस यदि देखा जाए तो ये भी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, इसमें 3 कंपोनेंट मौजूद होते हैं। एक जो सर्वाधिक जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है दैट इज HCl, जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं। दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो एक रहता है, और तीसरा इसमें म्यूकस रहता है। ये तीनों मिलकर गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं। और HCl चूंकि आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारे पेट में भी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में ही मौजूद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो pH का जो मान होता है ना दैट इज 1.6, तो आप इससे जान सकते हैं कि ये हैविली एसिडिक होता है, ठीक है। और इसका मूल फंक्शन क्या होता है? यह हमारे बॉडी में जो भी फूड जो आते हैं, ठीक है, डाइजेशन के लिए, उसमें जो भी बैक्टीरिया होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, उन्हें किल करता है। पैथोजेंस जो होते हैं उन्हें किल करता है, ठीक है। लेकिन कई बार जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देता है, और तब हमें एसिडिटी होती है, ठीक है। दैट इज़ द अनदर थिंग, ठीक। दूसरा इसका एक मेन फंक्शन ये होता है कि पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम जो होता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन नामक जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन का काम ये होता है कि ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बनाता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में मिला? पहली बात तो बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको किल करेगा, उसको मारेगा। दूसरा पेप्सिनोजेन जो कि अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है, वो अभी कोई भी काम नहीं कर रहा था, वो बस आराम से बैठा हुआ था,
उसे HCl इंस्ट्रक्ट दे देता है, भैया अब तुम्हारा समय आ गया है कि अपना तुम रूप बदलो, अब तुम पेप्सिन में बदल जाओ, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलो, ताकि तुम अपना जो मूल काम है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का तुम काम कर सको। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ HCl इन आवर स्टोमक, ठीक है। और ये इसके लिए वो पेप्सिनोजन का सहायता लेता है, फिर पेप्सिन का सहायता लेता है, ठीक है। अब एक चीज़ और एक है कि हमारा जो बॉडी में खासकर जब हम भूखे पेट रहते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है। इसलिए आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भूखे पेट रहने से आपको गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो HCl जो होता है ना, उसको काम करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जब तक आपने भोजन की एंट्री नहीं करवाई है अपना माउथ से, तब तक वो चुपचाप बैठा हुआ, वो बस इधर उधर तोड़ फोड़ अपना करेगा, यदि ज़्यादा हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब गैस्ट्रिक जूस की अधिकता होती है हमारे बॉडी में, हमारे पेट के अंदर, तो इनर लाइनिंग, हमारे स्टोमक में ना इनर लाइनिंग बना होता है, ठीक है, इनर लाइनिंग, उसको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, उसको ये मतलब हार्मफुली इफेक्टेड करना, उसमें गड्ढे बनाने शुरू कर देते हैं, और इसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर। इसका मैं आपको एक दिखने वाला उदाहरण में बता देता हूँ, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। यदि कभी भी आपको मुंह में छाले हुए होंगे, तो मुंह में देखिएगा कि जहाँ भी छाले होते हैं वो हल्के हल्के सफ़ेद गड्ढे का रूप ले लेते हैं, लगता है कि वहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप का हो गया है। तो ठीक उसी प्रकार का हमारे पेट में भी बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर होता है। और इसी पेप्टिक अल्सर से हमें बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये तो हमारी हो गई पेट की बात। अब हम लोग मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है, यानी छोटी आंत। छोटी आंत कहाँ है भैया, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये चारों ओर से देखा जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा हुआ है, और उसके बीच में मतलब घेराबंदी से बैठा हुआ है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियन। आप इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, दैट इज इलिया का डीजे, ठीक है, इलिया फॉर इलियम, डीजे फॉर ड्यूडेनम और जे फॉर जेजुनम, ठीक है। अब इसमें हर एक पार्ट्स के बारे में उनका इम्पोर्टेंट रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, उसके बारे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, भले आपको लग रहा है ये यहाँ पर ये सिकुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए भले ये कम एरिया में भले आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये आपस में बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या बोलते हैं, संयोजित रूप से होते हैं, और जिस कारण ये हमारे जो पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है, या फिर इवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे लंबा भाग ये होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई जो होती है 6 मीटर की होती है, और इसकी जो क्या बोले उसको, इसकी जो ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर की होती है, और ये क्वाइल्ड फॉर्म में, जैसे आपने देखा होगा कि क्वाइल्ड कैसे होता है, ऐसे 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 इस टाइप के रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारे बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, एक तो ड्यूडेनम, एक जेजुनम और तीसरा इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम जो होता है ये इसका वेरी फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, वेरी फर्स्ट पार्ट होता है, और ये सी शेप्ड में होता है, सी शेप्ड में होता है। और एक बात है, ड्यूडेनम जो होता है ना, ये बेसिकली इसके अलावा जो जेजुनम जो होता है ये सिर्फ मैन में, यानी इंसान मतलब मनुष्य, मतलब सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, ये वोमेन में आपको नहीं मिलेगा। और इलियम जो होता है ये लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। और डाइजेशन का जो मैक्सिमम प्रोसेस होता है ना, डाइजेशन का जो मैक्सिमम प्रोसेस जो होता है वो इसी पार्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड, कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पर बाइल जूस उसको मिलता है। अब बाइल जूस उसको कौन देता है, बाइल जूस उसको देने वाला होता है ये लीवर, दैट इज लीवर। ये लीवर ये हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम को ये बाइल जूस देता है, ठीक है, बाइल जूस। और इसका स्टोर्ड किस में होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जूस जो कि लीवर सेक्रेट करती है और इसे स्टोर्ड होता है हमारे गैल ब्लैडर में। और इसका दो काम होता है। पहला काम ये होता है कि फैट को ये तोड़ने का काम करता है, ठीक है, फैट जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ता है। दूसरा, मीडियम को अल्कलाइन ये बनाता है, ठीक है, मीडियम को ये अल्कलाइन बनाता है। जो भी भोजन जो आ रहा है जो एसिडिक था उसे ये अल्कलाइन बनाने का काम करता है। एक तो इसका ये काम हो गया। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज जेजुनम। जेजुनम जो होता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहीं पर इंटेस्टिनल जूस भी सेक्रेट होता है, इंटेस्टिनल जूस। उसका काम क्या क्या होता है? ये इसका काम ये रहता है, प्रोटीन को एंजाइम में ये कन्वर्ट करता है, सॉरी प्रोटीन को ये अमीनो एसिड, प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो फैट्स होता है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ देता है, फैटी एसिड में तोड़ता है, ठीक है, प्लस ग्लाइसेरोल। क्योंकि हमने बताया था कि फैट्स जो क्या होता है, एस्टर होता है फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है दैट इज विली, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टिनल के वाल में, उसकी जो वाल होती है, उसकी जो सतह होती है उसमें बहुत सारे स्मॉल सरफेसेस पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग विली का नाम देते हैं, ठीक है, विली। और इसका काम बेसिकली क्या होता है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में भी मिलेगा, जेजुनम में भी मिलेगा, इलियम में भी मिलेगा, यानी पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, लेकिन वहाँ पे बस इसका शेप अलग अलग हो जाता है। जैसे ड्यूडेनम में ये आपको पत्ते नुमा शेप में मिलेगा, लीफ शेप, जेजुनम में ये आपको जीभ शेप में मिलेगा, टंग लाइक में, और इलियम में ये आपको फिंगर लाइक शेप में मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ सेक्रेशन होते हैं, जैसे कि माल्टोज आपका ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, सुक्रोज। आपको इसमें ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि माल्टोज ग्लूकोज में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आपने न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनते हैं, तब जाहिर सी बात है जब ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलकर माल्टोज बनता है तो जाहिर सी बात है माल्टोज जब टूटेगा तो क्या निकलेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ही निकलेगा। इन द सेम वे सैक्रोज अपने जो भी कंपोनेंट्स हैं जिससे बना है उसमें वो टूटेगा, ठीक है। तो हर चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आपको समझकर काम चलाया जा सके वहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाए। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स में टूटते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ना वो आपका इसी मैक्सिमम डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। इसके अलावा जो पैनक्रियाज जो होता है, ठीक है, पैनक्रियाज जो होता है इससे जो कि पैनक्रियाटिक जूस जिससे निकलता है ये हमारे एमिलेज को पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, लिपेज को फैट्स में और ट्राइप्सिन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये बेसिक मीडियम में काम करता है, अल्कलाइन मीडियम में ये काम नहीं करेगा।
बेसिक मीडियम। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ये है हमारा। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब कभी ये मत समझ लीजिएगा कि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। इसका जो ओवरऑल जो इसका डायमेंशन होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल डायमेंशन में भी जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो केकम, दूसरा इसमें मिलेगा कोलोन, और तीसरा आप इसमें कंसीडर कर सकते हो दैट इज रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली आपको 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। दूसरा ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले शॉर्टर होता है बट वाइडर होता है, यानी उससे ज़्यादा ये चौड़ा होता है। और ये आपको क्वेश्चन मार्क के रूप में स्टोर्ड मिलेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता था, लेकिन इसमें आपको विली देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि विली इसमें से किस में मौजूद नहीं होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन आपको उसमें दे देगा। मान लीजिए आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट दे दिए, इलिया का दीजिए, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, और नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन का कोई एक पार्ट दे देगा। तो जाहिर सी बात है लार्ज इंटेस्टाइन में जब है ही नहीं तो उसके पार्ट्स में भी वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो पहला जो पार्ट है इसमें है कैकम, ठीक है, कैकम। इसका काम क्या होता है, ये आपको इलियम और कोलोन के बीच मिलता है। इलियम और कोलोन के बीच में मिलता है, और ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर में, और इवन वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पॉच लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में भी आपको मिलता है। और इसी में अपेंडिक्स जो होता है, ठीक है, ये अपेंडिक्स जो होता है ये कैकम से ही मतलब अटैच होता है, ठीक है। और ये वर्म लाइक मतलब वर्म का शेप जिस तरह का होता है ना उसी टाइप का ये रहता है, वो अटैच होता है। और ये बेसिकली क्या है, ये वेस्टिगल ऑर्गन है, ठीक है। और कैकम भी क्या है, वेस्टिगल ऑर्गन में ही आता है। वेस्टिगल ऑर्गन मतलब जिसका कि समय के साथ साथ मनुष्य ने उसका उपयोग करना छोड़ दिया है, ठीक है। कोलोन की बात करें तो कोलोन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे लंबा पार्ट भी है। मतलब लंबाई भी देख लिया जाए या चौड़ाई भी देख लिया जाए, मतलब ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि पहली बात तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो भी भोजन जो मतलब अभी तक नहीं पचे हैं, क्योंकि क्या होता है कि पूरा भोजन आपने ले जाया है तो ज़रूरत नहीं है कि सारा भोजन ही पचा लिया जाए, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं उसमें जो कि नहीं पचते हैं, और जो अंत में बचते हैं वही आपके हमारे बॉडी में मॉर्निंग में बाउल के रूप में निकलते हैं, ठीक है। तो उसी में जस्ट पहले जो अभी अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं उसमें जो वाटर जो मिलता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेक्ट्यूम। कोलोन के बाद जो उस ऑर्गन को जो फॉलो करता है दैट इज रेक्ट्यूम। आप देखिएगा कोलोन यहाँ पर आपको मिलेगा और इस चीज़ को फॉलो कौन कर रहा है, रेक्ट्यूम, ठीक है। रेक्ट्यूम का काम क्या रहता है, ये बेसिकली वर्टिकल कॉलम है जहाँ से हमारा मतलब चीज़ें मतलब एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है ना कि जो रेसिडुअल फूड होते हैं यानी फूड वेस्ट जो बच जाते हैं हमारे बॉडी में उसको ये पैसेज प्रदान करते हैं, ठीक है, डिफिकेशन के रूप में हमारे बॉडी से आउट करने में थ्रू एनस के द्वारा, ठीक है। और इस दौरान जब पासिंग जब हो रहा होता है तो इस दौरान
जो भी वाटर जो उसमें बचा हुआ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा, लार्ज इंटेस्टिनल वाल के द्वारा उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है। तो अभी तक हमने सब चीज़ को देखा। सर्वप्रथम हमने एलिमेंट्री कैनाल में माउथ को देखा, ठीक है, उसके बाद ओरल कैविटी में हमने टीथ को भी देखा, एसोफेगस को देखा, स्टोमक को देखा, देन वी हैव लुक्ड अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन हमने जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन को भी देखा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो डाइजेशन जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो कि हम आपके सामने रख देते हैं। पहला ये कि जो वेरी फर्स्ट एंजाइम जो डाइजेस्ट होता है, फर्स्ट एंजाइम ऑफ डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में जो फर्स्ट एंजाइम जो काम में लगता है दैट इज टायलिन नामक एंजाइम। जिस तरह से सर्वप्रथम कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन होता है, मतलब जब भी डाइजेशन हो रहा होता है हमारी बॉडी में, तो सर्वप्रथम जो पहला जो प्रोडक्ट हमारे बॉडी में निकल कर आता है दैट इज माल्टोज। और माल्टोज किन किन कंपोनेंट्स का मिलकर बना होता है हमने आपको बताया है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसका सोर्स भी आपको पता है, ग्रेन में पाया जाता है, अल्कोहल में पाया जाता है, एनर्जी ड्रिंक्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, जिसका क्या नाम है, लाइजोजाइम। इसके अलावा जब भी भोजन हमारे माउथ में आता है, ठीक है, ये सपोज माउथ है, जैसे भोजन हमारे माउथ में आता है, फूड यहाँ पे आता है, तो इसमें सलाइवा भी मिल जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बोलस, यानी फूड प्लस सलाइवा इक्वल टू बोलस। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज काइल। ठीक है, हमारे भोजन में प्रेजेंट जब भी सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, तो उस फूड को हम लोग काइल बोलते हैं। व्हेन ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड इज एब्जॉर्ब। हमने आपको बताया कि कैकम और अपेंडिक्स जो कि वेस्टिगल ऑर्गन है, कैकम प्लस अपेंडिक्स, ये दोनों किसके पार्ट थे आपके, ये दोनों आपके पार्ट थे लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये दोनों क्या है, किस प्रकार के ऑर्गन है, वेस्टिगल ऑर्गन है। भले मानव इसका यूज उतना नहीं करता है, ठीक है, नाम मात्र के होते हैं। आप आजकल के बच्चों में तो अपेंडिक्स भी काट के हटा दिया जाता है, हमारे तक तो था, लेकिन हम भी उतना इसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ऐसा इसलिए, खासकर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी जीव जो होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें उन्हें एक बैक्टीरिया मिलती है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मददगार साबित होती है। एक सर्जरी के बारे में पूछा गया था एक एसएससी के एग्जाम में, दैट इज बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है? बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक बाईपास प्लस वेट लॉस से संबंधित सर्जरी होती है। ठीक है, वेट लॉस से संबंधित सर्जरी होती है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसमें परिवर्तन किया जाता है, और ताकि हम वेट लूज कर सकें। मतलब जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में परिवर्तित करके हमें वेट लूज करना हो, तब हम बैरियाट्रिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और रफेज हमें कैसे प्राप्त होता है? तो जो इनडाइजेस्टेबल जो फूड है, जस्ट ए सेकेंड। जो भी इनडाइजेस्टेबल फूड है, रफेज हमें कैसे मिलता है? जो भी इनडाइजेस्टेबल फूड होता है, ठीक है, जो भोजन अपच रह जाते हैं, उनसे ही हमें रफेज मिलता है। तो ये हमारा बेसिकली पूरा जो हमारा जो ये क्या रहा, हमारा ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने फिनिश करा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।